हेलो स्टूडेंट। आज हम साना साना हाथ जोड़ी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। वो आप पाठ के अनुसार लिख देंगे कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर सिक्किम राज्य की राजधानी है। इसकी सुंदरता सुबह शाम रात को देखते ही बनती है। वहाँ रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सारे सितारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर के समान लग रहे थे। इस सुंदरता को लेखिका पर एक जादू सा छा गया था। उसे सब कुछ ठहरा सा, अर्थहीन, प्राण रहित लग रहा था। उसके भीतर और बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो, यानी वो एक तरीके से सम्मोहित हो गई थी उस सुंदरता को देखकर, और उसको उसकी जो गंतोक शहर की सब चीज़ें थी वो उसे सुंदर लग रही थी। इस तरह लेखिका उसकी सुंदरता में खो गई थी। दूसरा प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंतोक को इंग्लिश में गैंगटॉक भी कहते हैं। यह क्या है? पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत कठिन हैं, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर क्या होता है, काम करना मुश्किल होता है, ज़्यादा अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर जो औरतें हैं कुदाल में हथौड़े से पत्थरों को तोड़ती हैं, और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो परिश्रम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों को जैसे वो अपने डो में यानी बास्केट में बिठाकर काम करती हैं, लकड़ियाँ लाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। थर्ड प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो श्वेत पताकाएं हैं वो किसी बुद्धिस्ट की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको फहराया जाता है, और इनको एक कतार यानी एक लाइन में बौद्ध पत्रिका जो पताकाएं होती हैं वह शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। दूसरी ओर जो रंगीन पताकाएं हैं उनको फहराने का उद्देश्य है कि वो किसी उत्सव और किसी खुशी के माहौल में, शुभ कार्य में उनको फहराया जाता है। यह कार्य बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके विषय में आपको लिखना है। जितेन नार्गे क्या थे? जीप के ड्राइवर थे, लेकिन वो ड्राइवर कम गाइड थे, जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। परंतु वह ड्राइवर से अधिक अपनी गाइड की भूमिका निभा रहे थे। जितेंद्र एक समझदार तथा संवेदनशील व्यक्ति थे। उसने लेखिका को सिक्किम के प्राकृतिक दृश्यों और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी और वहाँ के जो जनजीवन थे, यानी लोग वहाँ का जीवन कैसे निर्वाह करते थे, उनके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दी। जैसे प्रकृति का दृश्य वहाँ पर था कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जहाँ जगह जगह पर धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं और फूल खिले हुए हैं। रास्ते वीरान सकरे हैं और वो कैसे हैं, जलेबी की तरह घुमावदार। थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या बह रहे हैं, झरने, जलप्रपात में झरने बह रहे हैं। और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है कि वो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ युमथांग में देखने को मिलती है। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा
से सटा है। पहले ये स्वतंत्र रजवाड़ा था, परंतु अब यह भारत में मिल गया है। जो वहाँ के लोग हैं उनके विषय में बता दें। सिक्किम के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वो लोग बड़े मेहनती होते हैं, इसीलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। वहाँ की स्त्रियाँ भी कठिन परिश्रम करती हैं, स्वेटर बुनती हैं, खेती करती हैं और पत्थर तोड़ती हैं, और अपने बच्चों को डोको यानी जो बड़ी टोकरी होती है अपनी पीठ में बांध कर रखती हैं। लॉग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी है। लॉग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धार्मिक चक्र है। इसको घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि मैदान में जिस तरह अनेक मान्यताएं होती हैं, विश्वास प्रचलित हैं, जैसे कि पवित्र गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर उस चक्र को घुमाने से क्या होते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ के लोगों की आस्था, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं क्या हैं, एक जैसी हैं। जैसे हम मैदानी स्थल के लोग सोचते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी सोचते हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेंद्र नार्गी की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखी कि वे कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। जो उनके ड्राइवर थे वो कौन थे, जितेंद्र नार्गे। वो एक कुशल गाइड भी थे। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर और गाइड अलग होते हैं, परंतु गाइड के ड्राइवर होने से आवश्यकता पड़ने पर वह ड्राइवर की भूमिका निभा सकते हैं। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की पूरी प्राकृतिक, भौगोलिक और वहाँ के जो स्थान हैं उनकी जानकारी और जो रोचक उनसे जुड़ी जो बातें हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि जितेंद्र नार्गे ने पूरी विवरण बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग होने की जानकारी दी। इससे पर्यटकों का क्या होता है, मनोरंजन होता है और जहाँ वो घूमने जाते हैं उनके प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। जितेंद्र नार्गे क्या थे, नेपाली थे, लेकिन उसे सिक्किम के जनजीवन, वहाँ की जो सांस्कृतिक थी, धार्मिक मान्यताएं थी, उनका पूरा ज्ञान था। जितेंद्र का सबसे अच्छा गुण था मानवीय संवेदना का, वो उसकी समझ थी उसे। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता था, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में भी लेखिका को बताता था। तो इस प्रकार उसके जो व्यवहार था, कुशल था, मृदुभाषी था और अपनेपन से वो सबको आकर्षित करने वाला था। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप के बारे में लिखा है कि कैसे जो हिमालय है वो अपना जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती जा रही है तो उनके हिमालय के रूप को वो परिवर्तित रूप में देखती है। और लेखिका की आत्मा व आँखें दोनों तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि हिमालय का पल पल में परिवर्तन होता रूप हर कोने से अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हिमालय विशाल से भी विशालतम हो चला है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगी हैं और जो घाटियाँ हैं वो और गहरी होती जा रही हैं और वादियाँ क्या होती चौड़े होने लगी हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे मुस्कुराते हुए फूल नज़र आ रहे हैं। चारों ओर का प्राकृतिक जो दृश्य है वह क्या है, अत्यधिक अनुपम है और कहीं पर झरने बह रहे हैं। पत्थरों के बीच वेग से बहते हुए जो झरने हैं वो अत्यधिक मनमोहक लग रहे हैं। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का कालीन ओढ़े है तो कहीं पर हल्का
पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। तो इस तरह से वहाँ की जो यात्रा वृत्तांत में हिमालय के जिन जिन रूपों को जितेंद्र नार्गे ने बताया। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 8। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। हिमालय का जो स्वरूप है वो पल पल बदल रहा था। वहाँ की प्रकृति इतनी मनमोहक थी कि लेखिका माया और छाया के खेल को देखती रह जाती थी। उसे लगता था कि जैसे प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है और उसे समझदार बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। उसे लगता है कि जीवन की सार्थकता स्वयं को झरनों और फूलों की सुंदर अनुभूतियों में विलीन कर लेने में है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे लेखिका सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती जो कोमलांगी स्त्रियाँ थी उनको देखकर, और उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से अनजान कुछ पहाड़ी जो औरतें हैं वो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कई औरतों की पीठ पर डोकों में उनके बच्चे बंधे हुए थे। यह विचार उसके मन में बार बार उसको झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के साथ भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा कहते हैं अपनी पेट रोजी रोटी के लिए जो जंग जारी है, इसके अतिरिक्त सीमा पर फौजियों को तैनात देखकर लेखिका का मन उदास हो गया। यह विचार लेखिका की आत्मा को झकझोर गया कि कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी देश की तथा देशवासियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमें महानगरों में रहते हुए कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि ये जवान हमारे लिए कितना करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले इस कार्य में जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं वो अपना भूमिका निभाती हैं, जो यात्रियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा उनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद उनके वाहन का जो चालक है तथा परिचालक है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें उनके निश्चित स्थान तक पहुंचाने में सहायक होती है। फिर उनके जो गाइड हैं उनकी भूमिका होती है, जो पर्यटक स्थल की जानकारी देते हैं, और वहाँ के पर्वतीय स्थलों पर कई बार यात्रियों को बस छोड़कर जीप में जाना पड़ता है। जितेंद्र नार्गे जैसे ड्राइवर कम गाइड के रूप में छोटे वाहन के चालक होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारियों तथा अन्य लोग भी सैलानियों की सहायता करने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो हस्तशिल्प या कलाकृतियाँ बेचने वाले तथा फोटोग्राफर आदि की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद है कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर यह स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है कि जो पीठ पर बंधे डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कठिन परिश्रम करती हैं। ऐसा ही दृश्य एक पलामू और गुमला के जंगलों में देख चुकी थी, जहाँ बच्चे को पीठ पर बांधे पत्तों की तलाश में आदिवासी जो औरतें थी वो वन वन फिरती थी। उन्हें लगता है कि ये सुंदरियाँ बेकार सामग्री का सदुपयोग कर कितना कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं।
वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की भी देखभाल करती हैं और मेहनत करके धन भी कमाती हैं। यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है, जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं, खेती में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। उनके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में अपना बहुत योगदान देता है। ठीक है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको आप अपने आप स्वयं करेंगे। ओके। फिर है प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, ये भी आप सब लोग जानते हैं कि प्रदूषण के कारण न सिर्फ स्नोफॉल कम हो गया है, बल्कि वातावरण में भी अनेक प्रतिकूल परिवर्तन आ रहे हैं। इससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, जल प्रवाह की मात्रा में कमी हो रही है, भूमिगत जो जल है उसका स्तर गिर रहा है, जिसके फलस्वरूप पीने योग्य पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अस्थमा, कैंसर तथा उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जैसे अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है, इससे बहरापन और निंद्रा एवं मानसिक अस्थिरता जैसे अनेक बीमारियां होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण मनुष्य खुशहाल तथा निरोगी जीवन से दूर हो गया है। ठीक है। फिर है कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान। इस कथन के पक्ष में आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है, जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता अनुभव हुई। जो उन्होंने देखा कि वहाँ ऐसी चीज़ें किराए पर उपलब्ध कराने वाली एक भी दुकान न थी। तब लेखिका ने सोचा कि कटाव में किसी दुकान का न होना भी वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटन स्थल नहीं बना है। यदि दुकानों की यहाँ पर कतार लग जाए तो कटाव का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आबादी बढ़ेगी, पर्यटकों की भीड़ जमा होगी और वहाँ पर गंदगी और प्रदूषण फैलाएगी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रकृति ने जल संचय की जो व्यवस्था की है बहुत ही अद्भुत तरीके से की है। सर्दियों में जो पर्वतों पर बर्फ़ पड़ती है उस जल को एकत्र करके उसका भंडार मतलब बर्फ़ के रूप में भंडार करती है और हिममंडित पर्वत शिखर जल स्तंभ के समान है, जो गर्मियों में जलधारा प्रवाहित करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर, गांव जल संसाधनों के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है। और जो समुद्र है, समुद्र से जल वाष्प के रूप में बदलकर बादलों का रूप में उड़ जाते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जो प्रकृति है वो जल का संचय करने की उसकी एक अद्भुत व्यवस्था है। अंतिम प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जो देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं, देश की सीमा पर जहां तापमान 0 से भी
15 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, कड़कड़ाती ठंड होती है, तो ऐसे में उन्हें पहरा देना पड़ता है। जबकि हम 5 मिनट भी ऐसे ठंडे वातावरण में नहीं रुक सकते। गर्मी सर्दी में भी प्रकृति का प्रकोप सहकर सीमा पर डटे रहते हैं। और हम लोग क्या कर सकें, क्यों डटे रहते हैं वो, जिससे कि हम लोग चैन की नींद सो सकें। तो ये जवान हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर तूफानों के बीच भूख प्यासे रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। देश के रक्षक इन फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनके प्रति स्नेह तथा सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। उनके परिवारों को किसी प्रकार का कष्ट या भाव न होने दें। उनके बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो रही है, इस प्रकार हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और हमारा भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही हमें सदा उनकी जो सलामती है, यानी वो खुश रहें, इसकी हमें दुआ करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है वो एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।